नमस्कार दोस्तों। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे लगातार हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया की। लेकिन आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग अभी तक जो बेस है इसका मतलब कि जो यूक्रेन एक अपने आप में देश है उसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्रिएशन कैसे हुआ, एग्जिस्टेंस में कैसे आया, इसकी थोड़ी इतिहास कैसी है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, तो सिंपली आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो होगा आपका अंकित 33, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो यूक्रेन की हम चर्चा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मतलब कि स्पेसिफिकली मैं यहां पर यूक्रेन का निर्माण कैसे हुआ वो चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले जब व्लादिमीर पुतिन ने डिस्क्राइब किया था, मतलब कि जब इन्वेजन हुआ था यूक्रेन का, रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, तो कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे जो पुतिन का बयान था, उन्होंने बेसिकली उस बयान के अंदर यही बोला था कि जो यूक्रेन है वो एक प्रकार से बोगस कंट्री है विथ नो हिस्ट्री आइडेंटिटी, मतलब कि यूक्रेन का कोई अपना खुद का इतिहास नहीं रहा है, कोई उनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, वो बेसिकली एक प्रकार से रशिया का ही पार्ट था। इसलिए यूक्रेन का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाना वो पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट पुतिन जो है वो ये कह रहे थे आज के डेट में जो मॉडर्न यूक्रेन की जब हम बात करते हैं तो इट वॉज फुल्ली क्रिएटेड बाय रशिया, मतलब कि जो बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था 1917 में, आपको आगे बताऊंगा वीडियो में इसका पूरा इतिहास। लेकिन पुतिन इसी के ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे थे। तो क्योंकि यहां पर इसके इतिहास की बात होने लगी, इसके हिस्ट्री की बात होने लगी, उसीलिए मैंने सोचा कि यहां पर एक डिटेल वीडियो आपको अच्छे से बता दूं कि जो यूक्रेन है उसका इतिहास कैसे रहा, इसका पूरा निर्माण कैसे रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की हिस्ट्री जानने से पहले आपको उसकी ज्योग्राफी, उसके एरिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यहां पर पहले मैं एरिया इकोनॉमी थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मैप है वो आपको अच्छे से अब पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप कह सकते हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। ये आता है बेसिकली ईस्टर्न यूरोप में, ये पूरा यूरोप आप देख सकते हो, ये जो हम बात करते हैं तो इस जो ईस्टर्न वाला यूरोप है उसके अंदर ये आता है यूक्रेन। और इसका बॉर्डर अगर आप देखोगे तो एक तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट हो गया, ईस्टर्न वाला साइड हो गया, सदर्न वाला साइड, यहां पर ज्यादातर आपको रशिया का देखने को मिलेगा, और सदर्न में यहां पर ब्लैक सी है वो भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम इसके वेस्टर्न साइड की बात करें तो बहुत से देश के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ती है, जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे क्लॉकवाइज अगर हम चलें तो मोल्डोवा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा रोमानिया है, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया और बेलारूस हो गया। तो यहां पर जितने देश आपने देखा तो बेलारूस और रशिया इस समय एक साथ हैं, और बाकी के देश यहां पर आप कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं। तो ये इसका एरिया है। और फर्दर अगर हम बात करें तो रशिया के बाद, क्योंकि अब आपको पता है कि रशिया की कैपिटल मॉस्को है, तो रशिया को भी आप एक प्रकार से यूरोप के अंदर कह सकते हैं। तो यूरोप के अंदर रशिया के बाद जो सबसे बड़ा देश है वो यूक्रेन ही है। इनफैक्ट आप कहिए तो इनफैक्ट यहां पर 6% एरिया पूरे यूरोप का, अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंट का 6% एरिया यूक्रेन का आता है। रशिया का 40% तो एरिया है ही है, लेकिन यूक्रेन का 6% के आसपास आता है। जहां तक यूक्रेन के डेमोग्राफी की बात है, पॉपुलेशन की बात है, तो 2021 के हिसाब से 43.7 मिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब 4 करोड़ 30 लाख के आसपास आपको इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जिसमें 77% यूक्रेनियन एथनिसिटी के हैं, 17% रशियन एथनिसिटी के आपको देखने को मिलेंगे। और जहां तक स्पीकर्स की बात है तो यूक्रेनियन जो स्पीकर्स हैं उनकी संख्या 67% है, और रशियन स्पीकर्स की संख्या 29% के आसपास है। और ज्यादातर जो रशियन स्पीकर्स हैं वो आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आप देखिए तो जो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया था, डोनेस्क एंड लुहांस्क, वो भी आपका ईस्टर्न साइड में है। अब क्योंकि इनकी एथनिसिटी बहुत ज्यादा रशिया से बिलोंग करती है, इसी की वजह से रशिया काफी कामयाब रहा यहां पर इनको कैप्चर करने में, और बाकी के एरियाज कैप्चर करने में काफी डिफिकल्टी रशिया को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन की कैपिटल मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं कीव है, और यहां पर अगेन आप इसको देख पाओगे क्रीमिया तो ऑलरेडी 2014 में रशिया के द्वारा एनेक्स कर लिया गया था। जहां तक इसके इकोनॉमी का सवाल है तो ध्यान रखना है आपको, पूरे यूरोप में अगर आप देखिए इन टर्म्स ऑफ अगर हम जीडीपी और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा की बात करें तो इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन यूरोप, ध्यान में रखना है आपको। और यहां पर अगर आपको रिसोर्सेज की बात किया जाए तो जो डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के, कोयले के, ये एक्सपोर्ट करता है, कॉर्न हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, आयरन के प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें आपको एक्सपोर्ट, और वीट की मात्रा भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन जो है। और जहां तक हम भारत की बात करें, क्योंकि हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो यूक्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इन द एशिया पैसिफिक रीजन वो भारत ही है। जी हाँ,
एशिया पैसिफिक रीजन में किसी एक देश को जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन, वो करता है भारत को, इसलिए भारत यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो वो एक्सपोर्ट करता है भारत के अंदर सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, केमिकल्स, ये सारी चीजें। और जहां तक बात है कि भारत क्या एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन को, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिसिन हैं, इस तरह की चीजें। और इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, काफी सस्ता होता है वहां पर जो मेडिकल वगैरह की पढ़ाई है, तो वो वहां पर यूक्रेन में जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि वहां पर इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आता हूं इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफी और ये सारी चीजें पता लग गई तो इतिहास भी थोड़ा बहुत आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैं आपको ले जाऊंगा 1000 साल पहले, मिलेनियम अगो, मिलेनियम 1000 साल कहा जाता है। तो उस समय अगर आप देखोगे ना तो एक फेडरेशन हुआ करता था जिसको कहा जाता था कीवान फेडरेशन, रसलैंड बेसिकली नाम से जाना जाता था। रसलैंड में अगर आप देखोगे तो यहां पर यूक्रेन हो गया, जो बाल्टिक नेशंस हो गए, बेलारूस हो गया, रशिया और फिनलैंड वाला भी पार्ट, ये सारे एरियाज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। रसलैंड इसको कहा जाता था। मॉडर्न यूक्रेन जो है, जो रशिया एंड बेलारूस ऑल ट्रेस देयर रिलेशन, मतलब आज के डेट में चाहे बेलारूस की आप बात करिए, यूक्रेन की बात करिए, रशिया की बात करिए, इन सबका ओरिजिन अगर आप देखोगे ना कहीं इसी रसलैंड, जो मैं आपको बताया ना 1000 साल पहले जो इतिहास है वहीं से ये निकल कर आता है। तो वहां से इसको आपको ध्यान में रखना है। और कीवियन जो रसलैंड जिसकी मैंने बात की, इसका जो ग्रेटेस्ट साइज और पावर है ये पहुंचा था 10th एंड 11th सेंचुरी के आसपास। 10th और 11th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा ये ग्रेटेस्ट साइज और पावर में पहुंच गया था। और 988 में क्या था कि ये ग्रैंड प्रिंस थे कीव के, व्लादिमीर द ग्रेट, वोल्डिमिर आप कह सकते हो, या फिर व्लादिमीर द ग्रेट, वो उन्होंने क्या किया था कि 1988 में ये जो रसलैंड है उसमें रिलीजन, जो स्टेट रिलीजन है उसको क्रिश्चियनिटी डिक्लेयर कर दिया था। तो उस समय से क्रिश्चियनिटी डिक्लेयर किया गया था वहां पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रकार से 1019 से 54 के बीच में यहां पर एक और रूलर थे यारोस्लाव द वाइस, उन्होंने इस पूरे एम्पायर को काफी ग्रेटेस्ट हाइट तक ले गए थे। आगे चलकर क्या होता है कि ये जो कीवियन रस है, रसलैंड जो है, वो 13th सेंचुरी के आसपास यहां पर जो है काफी वीक होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर ऑनस्लॉट होता है मंगोल गोल्डन हॉर्डे का, ठीक है। तो 1240 के आसपास यहां पर जो कीव है उसको सैक कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से 300-400 साल बाद काफी अच्छा करने के बाद यहां पर ये जो एम्पायर है पूरा वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। और फाइनली आप कह सकते हैं कि 15th सेंचुरी में जब मंगोल वाला भी जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर एक और एथनिसिटी है, जैसे बिलोंग करते हैं लिथुआनिया और पोलैंड, इन दोनों के अंदर मर्ज हो जाता है यूक्रेन वाला पार्ट। आप समझिए, मतलब कि ये जो कीवियन रसलैंड था आपका, जो बड़ा एक पार्ट हुआ करता था यहां पर, इसका काफी बड़ा पार्ट जो है आगे चलकर 1540 के आसपास पोलैंड और जो लिथुआनिया वाला का ग्रुप था उसके अंदर ये आपका शामिल हो जाता है। तो उस समय अगर आप देखोगे 1540 के आसपास जो पोलैंड और लिथुआनिया, मैं आपको बताता हूं, इसको बोला जाता है पॉलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये क्रिएट किया जाता है, जो कि उस समय यूरोप के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज हुआ करता था, ठीक है। और आज के डेट में जहां तक मॉडर्न यूक्रेन की बात है, जब हम आज के डेट में ये जो बॉर्डर आप देखते हो मॉडर्न यूक्रेन, इसकी शुरुआत 100 साल बाद होती है। मतलब ये 1540 में जो मैंने आपको इवेंट बताया, उसके बाद 100 साल बाद, मतलब ये 1650 के आसपास आपको मॉडर्न यूक्रेन की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो अब मैं आता हूं कि किस तरह से जो मॉडर्न यूक्रेन है वो कैसे आया और रशिया के अंदर कैसे शामिल हुआ। बात होती है 1648 से। 1648 में क्या है कि कीव के अंदर यहां पर एक पर्सन होता है कोसैक का अंडर, जिसका नाम है हेटमैन। हेटमैन क्या करता है, वो रिवॉल्ट कर देता है पोलैंड के खिलाफ। मतलब कि जब इसको शामिल किया जाता है इसके अंदर, पॉलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ के अंदर, तो इनके खिलाफ बगावत कर देता है और वहां से ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो उसने यहां पर जो हेटमैन है उसने फाउंड किया यूक्रेनियन स्टेट ऑफ कोसैक हेटमैनटे। तो ये आपका फॉर्म किया जाता है 1648 में, जो कि आज का आप कह सकते हो सेंट्रल यूक्रेन है। मतलब आज का जो यूक्रेन हम कहते हैं ना इसको, वो वहीं से इसकी शुरुआत होती है 1648 से। लेकिन फिर यहां पर इस यूक्रेन देश को प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे? जो एम्प्रेस होती हैं रशिया की, मतलब कि रशिया की जो एम्प्रेस होती हैं उस समय करीब 100 साल बाद 1762 से 96 के बीच में, यहां पर इनका नाम था कैथरीन द ग्रेट, एम्प्रेस कैथरीन द ग्रेट। वो क्या करती हैं, हेटमैनटे को जो है वो हटा देती हैं, अबॉलिश कर देती हैं, और एक प्रकार से जो यूक्रेनियन टेरिटरी है उसको रशियन एम्पायर के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो फाइनली क्या होता है, 1762 के आसपास यूक्रेनियन एम्पायर जो है वो रशियन एम्पायर के अंडर में आ जाता है। फिर क्या होता है कि जब रशियन एम्पायर के अंडर में आता है तो काफी ज्यादा सप्रेशन किया जाता है। जितने आइडेंटिटीज हैं, लैंग्वेजेस हैं यूक्रेनियंस की, तो उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं यूक्रेन के जो कि हाई पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, रशियन एम्पायर के अंदर ही जो है वो हाई पोजीशन पर धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। और काफी सारे लोग जो हैं वो रशिया के अलग अलग हिस्से में भी आपका
जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, यूक्रेन के काफी सारे लोग उनको पसंद आ जाता है, तो रशिया के अंदर एक प्रकार से इंटीग्रेट हो जाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, पुतिन वगैरह बार बार ये जो बोलते रहते हैं कि वो रशिया का ही पार्ट हुआ था करता था, तो वो यहीं से इसको उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। और आगे चलकर इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर 1 आता है आपका, ठीक है, 20th सेंचुरी में जो वर्ल्ड वॉर 1 होता है स्टार्टिंग में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो उस समय 3.5 मिलियन यूक्रेनियंस जो हैं वो रशियन एम्पायर के साइड में खड़े होते हैं और उनके साथ यहां पर लड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियंस जो आर्मी है उनके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो रशियन एम्पायर के साथ ही यहां पर खड़ी रहती है। और फाइनली आगे चलकर जो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, और आपको पता ही होगा यहां पर जो भी बोल्शेविक रेवोल्यूशन होगा, दैट इज 1917 में, आपको याद होगा अक्टूबर रेवोल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बोल्शेविक पावर में आ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट हो जाता है एक प्रकार से। तो यूएसएसआर की फॉर्मेशन क्या होती है 1917 के बाद ही होती है, और वहीं से यूक्रेन भी इसका शामिल हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन के अंदर भी जो कम्युनिस्ट हैं वो उसको लेड करते हैं पूरे मूवमेंट को, और कई सारे जो स्मॉल यूक्रेनियन स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे स्पैंग अप होते हैं, धीरे धीरे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सिविल वॉर है वो कंटिन्यू होता रहता है 1917 से लेकर 1922 तक, ठीक है, 1922 तक ये चलता रहता है आपका। फाइनली 1922 में जो है वो यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट हो जाता है एक प्रकार से। तो यहां पर यूएसएसआर में शामिल होता है जो है आपका यूक्रेन। अब मैं आता हूं कि ये तो आपका कंटिन्यू रहता है 1991 तक। फाइनली 1991 में आपको पता होगा यूएसएसआर यहां पर डिसॉल्व हो जाता है। यूएसएसआर डिसॉल्व होकर बहुत सारे जो बाकी के देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, आज के डेट में आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से यूक्रेन भी एक अलग देश जो है वो निकल कर आता है। क्योंकि 1991 के पहले भी अगर आप 1-2 साल पहले देखोगे तो यूक्रेन के अंदर डिमांड होने लगी थी खुद के इंडिपेंडेंस की, ठीक है। वो एक अलग है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन 1990 में आप देख सकते हो करीब 3 लाख यूक्रेनियंस जो हैं वो ह्यूमन चेन क्रिएट करते हैं ताकि उनको फ्रीडम दी जाए। और वहां पर एक रेवोल्यूशन होता है जिसको कहा जाता है ग्रेनाइट रेवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स, वो सपोर्ट करते हैं कि यहां पर जो इंडिपेंडेंस है वो मिले, और एक यूएसएसआर के साथ हम एक नया एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, मतलब हम यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। तो यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, ग्रेनाइट रेवोल्यूशन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो आपका यूक्रेन के स्टूडेंट्स के द्वारा ही किया गया था ताकि यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट मिल सके। फाइनली आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1991 में जो है यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है वो अडॉप्ट करती है यहां पर एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, और फाइनली जो है वो इंडिपेंडेंस गेन कर लेती है यूएसएसआर से, जो है वो आपकी अलग हो जाती है। और उस समय के पार्लियामेंट के जो मतलब यूक्रेन के जो पार्लियामेंट के जो लीडर थे उनको यहां पर पहला प्रेसिडेंट बना दिया जाता है लियोनेड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले प्रेसिडेंट आपके 1991 में बन जाते हैं। और 1991 में ही अगर आप देखोगे तो यहां पर जो 3 देश हैं, 3 मेन देश हैं, दैट इज बेलारूस, रशिया और यूक्रेन, ये तीनों मिलकर यहां पर क्या करते हैं, कॉमनवेल्थ बनाते हैं जिसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये 3 देश कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 1991 में इन 3 देशों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को यूक्रेन की पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया, और इसीलिए यूक्रेन कहता है कि हम कभी यहां पर इसका पार्ट हुआ ही नहीं करते थे। ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है यूक्रेन, रशिया और बेलारूस के बीच में, हम इसका पार्ट हुआ ही नहीं करते थे क्योंकि हमने इसको कभी रेटिफाई किया ही नहीं। तो यही पूरी कहानी है यहां तक, जहां तक यूक्रेन की बात है। इसका क्रिएशन कैसे हुआ, अस्तित्व में ये कैसे आया, आई होप कि इसमें शॉर्ट में आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके पहले, ठीक है, उसके पहले क्या बता सकते हो कि रशियन वर्किंग क्लास जो है वो लार्जली कौन से इंडस्ट्रीज में कंसंट्रेटेड थी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 33% का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।